हेलो, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री को। और हिस्ट्री का सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने एक बार इसको याद कर दिया देन भूलने के कम चांस हैं, बट एक बार याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम बहुत ही इजी वे में इसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ मैं। ठीक है, आई एम योर ब्रदर साहिल ठाकुर। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट हिस्ट्री। हिस्ट्री को हम अब डिवाइड करेंगे अगर पढ़ने के लिए, तो हम डिवाइड करेंगे इसको तीन कंपोनेंट में। एक आ गया एंशिएंट हिस्ट्री, एक आपका क्या मेडिवल हिस्ट्री, एक आ गया मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इसको पढ़ने के लिए हमें मेन जो कंपोनेंट है जो सिलेबस में है वो है मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री से पहले क्या था तो हमें थोड़ा सा वो पता होना चाहिए। कम से कम हमें जो है सेंचुरी का पता होना चाहिए कि कौन सी सेंचुरी से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। तो इससे पहले एंशिएंट हिस्ट्री को जो हिस्टोरियन डिवाइड करते हैं वो करते हैं 2 लाख ईयर्स एगो फ्रॉम नाउ से लेके 600 AD तक। देन आपकी मेडिवल जो हिस्ट्री है वो आपकी डिवाइड है अराउंड बोल रहा हूँ, अराउंड 600 AD से लेके 707 डेट याद रखना, क्योंकि यहीं से आगे ये लेटर जो है मुगल पीरियड स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से लेके आपका 750 से लेके 1947 पार्टीशन ऑफ इंडिया तक हमें लिखना है। 7050 से लेके 1947 तक जो है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। तो मेन हमारा फोकस रहेगा इस पे कि 750 से लेके 1947 में क्या क्या इवेंट्स इंपॉर्टेंट्स हुए हैं उसको ही पढ़ना है हमें। ये वाला अगर पढ़ना है देन बता दीजिएगा, वो पढ़ लेंगे। फिलहाल आपके एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री अगर डेट हम देखें 1707 से आपका एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जैसे मेडिवल हिस्ट्री। इसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको मेडिवल हिस्ट्री का थोड़ा सा पता होना चाहिए। मेडिवल हिस्ट्री जो है पहले तो इसमें दिल्ली सल्तनत रहती है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत जो है, इसके बाद तुम्हारा मुगल पीरियड रहता है जिसमें आपके मुगल इधर रहते हैं। जैसे ये मुगल ख़त्म होगा तो ब्रिटिश की एंट्री हो जाती है। ब्रिटिश की एंट्री आई मीन टू से दैट एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। ठीक है, अब जो ब्रिटिश की एंट्री होती है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस होता है, इसका आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले यूरोपियन में से आए कौन। आपने याद करना पीडीएफ याद करना, पीडीएफ बीच में आपने इंक्लूड कर देना बीडी। ठीक है, जैसे PDBDF, पी से पोर्चुगीज जिसको पुर्तगाल भी बोलते हैं, पोर्चुगीज, डी से डच, बी से ब्रिटिश, डी से डेन्स और एफ से फ्रांस। ओके, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इंडिया में कैसे हुआ। कहने का मतलब ये है कि ये यूरोपियन है। ये एंट्री किसकी पहले हुई और लास्ट कौन था, हमें याद होना चाहिए। PDBDF सबसे पहले पोर्चुगीज जो आए 1498, वास्को डी गामा जिसकी एंट्री होती है 1498 में। ठीक है, ये इंडिया में आता है पोर्चुगीज क्या जो बंदा था वास्को डी गामा। आफ्टर दैट आपका जो डच है ये 1602 में, ब्रिटिश जो है 1599 में एंट्री इनकी होती है, और डेन्स आते हैं, फिर फ्रांस आते हैं। फ्रांस आते भी लास्ट में और इंडिया से जाते भी फर्स्ट में। तो याद रखना कि ये लास्ट में आते हैं इंडिया में और जाते भी फर्स्ट में। ये जो बीच में ब्रिटिश है, ठीक है, ये ब्रिटिश जो हैं इसके बारे में पढ़ना है। ब्रिटिश जो है 1609 में
1606 में आई थिंक। अब हम देखेंगे कि 1707 के बाद थोड़ा सा क्रोनोलॉजी पढ़ेंगे। क्रोनोलॉजी में हम पूरा पढ़ देंगे क्या क्या हुआ है। मॉडर्न हिस्ट्री में लेटर मुगल पीरियड में क्या हुआ है। मुगल जी थे औरंगजेब की डेथ होती है और ही वॉज द मुगल रूलर। औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल का डिक्लाइन हो जाता है। और आपको ये याद होना चाहिए कि जैसे 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है, उसके बाद 1720 में क्या होता है, तो हमें इवेंट पढ़ेंगे और क्रोनोलॉजी में समझेंगे क्या है। 1720 में इंडिपेंडेंट किंगडम बन जाते हैं। इंडिपेंडेंट किंगडम जो है इंडिया में जो है इंडिपेंडेंट किंगडम बन जाते हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट किंगडम कहाँ बनते हैं, हैदराबाद में, ठीक है, अवध में और बंगाल में। ये 3 जगह जो है ये इंडिपेंडेंट किंगडम बन जाते हैं। इसका जो हैदराबाद का जो आपका रहता है निज़ाम उल मुल्क, अवध का रहता है सादत खान, बंगाल का रहता है मुर्शिद कुली खान। ये 3 किंगडम न्यू इंडिपेंडेंट किंगडम बनते हैं। ओके। 1740 में जो है ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल होती है, ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल। वो कैसे होती है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि किंगडम कौन सा था। सबसे पहले जो था आपका 1740 में अलवर्दी खान जो थे वो आफ्टर द इंडिपेंडेंट ऑफ किंगडम 1720 के बाद आपका 1740 में कौन होता है, अलवर्दी खान बंगाल के जो है नवाब होते हैं। अभी इनकी जब डेथ होने वाली होती है, इन्होंने पहले ही बोल दिया होता है इनकी बेटी होते हैं, इनकी एक बेटी होती है, सॉरी, अलवर्दी खान जो है बंगाल के राजा होते हैं। कहाँ बंगाल, ये बंगाल के क्या होते हैं, नवाब होते हैं। अब इनकी डेथ हुई तो इनका जो बेटी का जो लड़का है उसका नाम था शोजा उद दौला जो है ये आपका नवाब बन जाता है। कब कहाँ बन जाता है, नवाब बन जाता है। कहाँ का, आपके बंगाल का। अब ये बंगाल का नवाब बनता है तो प्रॉब्लम कहाँ जाती है, ब्रिटिश को प्रॉब्लम हो जाती है। ब्रिटिश जो थे उन्होंने एक चाल खेली और उस चाल का जो नतीजा निकला वो नतीजा ये था, 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी हुई। बैटल ऑफ प्लेसी जो है इसके आपको काजेज और कॉन्सिक्वेंस दोनों पढ़ने हैं इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी या स्टेट पीएससी, बट अदर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना पता होना चाहिए बैटल ऑफ प्लेसी कब हुई है, 1757 में, और ये किसके बीच में हुई है ये पता होना चाहिए। अब ये बैटल जो हुई थी लोकल के बीच हुई, शोजा उद दौला और इसके ही कुछ बंदे थे, उनके आपस में बैटल होगी 1757 में। क्या हुई, बैटल ऑफ प्लेसी। इसके बाद 1764 में क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लेसी 1757 में होती है, ठीक है। इसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। और ये बैटल ऑफ बक्सर किसके बीच में होती है ये पता होना चाहिए आपको। ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश की थी, इनके जो कमांडर थे हेक्टर मुनरो और किसके बीच में, इंडिया के जो रूलर थे उस टाइम में, अवध के जो नवाब थे उनके साथ, बंगाल के जो नवाब थे उनके साथ, और दिल्ली के जो शाह आलम सेकंड थे। इम्पॉर्टेंट है कि शाह आलम जो है सेकंड जो दिल्ली के थे, इन तीनों के बीच ये तीनों साथ मिलके हेक्टर मुनरो के साथ लड़ाई करने लगे। इसमें क्या हुआ, जो इंडियन रूलर थे उनकी हार होगी और ईस्ट इंडियन कंपनी के जो हेक्टर मुनरो थे इनकी जीत होगी। तो बैटल ऑफ बक्सर का यही कंक्लूजन था कि हेक्टर मुनरो जो थे, आपको इम्पोर्टेंट क्या है एग्जाम के लिए कि बैटल किसके बीच में हुई, नवाब अवध, नवाब बंगाल, नवाब दिल्ली और हेक्टर मुनरो के बीच में।
ओके, नेक्स्ट है तुम्हारा, ये बैटल के होने के बाद आपका क्या हो जाता है कि ब्रिटिश पावर में आ जाते हैं, ब्रिटिश फार्म में आते हैं। तो 1764 में क्या होता है, एक ट्रीटी साइन होती है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो होती है, ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और ये होती है शाह आलम सेकंड और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। अब इस ट्रीटी में क्या है कि आपके दीवानी राइट्स जो हैं, दीवानी राइट्स मतलब रेवेन्यू के जो है राइट्स हैं, तो ब्रिटिश को मिल गए कि वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं इंडिया से। तो ये ड्यूल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि एक तो उन्होंने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ले लिया जिसमें आप ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बोलते हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इसलिए क्योंकि इस ट्रीटी में हुआ क्या है, इसमें जो शाह आलम सेकंड और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ट्रीटी हुई उसको बोलते हैं दीवानी राइट्स। दीवानी राइट में क्या है कि आपका रेवेन्यू जो है वो ब्रिटिश कलेक्ट करेंगे। इसको बोलते हैं ड्यूल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। ड्यूल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल का ना, ये बंगाल में ड्यूल गवर्नमेंट। अब बंगाल में ड्यूल गवर्नमेंट मतलब हो गया, ड्यूल गवर्नमेंट मतलब हो गया दो क्या हुआ, एक तो फाइनेंस, एक तो उन्होंने क्या कर दिया, ब्रिटिश ने फाइनेंस को कंट्रोल कर दिया। फाइनेंस को कैसे, ये रेवेन्यू राइट, दीवानी राइट लेके। दूसरा इन्होंने कहते हैं ड्यूटी, जो सूबेदार है, ड्यूटी सूबेदार जो था वो भी इन्होंने अपनी मर्जी से रखना। दो काम कर दिए, एक तो फाइनेंस और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इन्हें ड्यूटी सूबेदार ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा, ये उन्होंने बोला। तो ये दोनों याद रखना आपकी। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में दीवानी राइट्स मिले ब्रिटिश को, और ड्यूटी सूबेदार जो है वो इनका रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये दो इवेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट जाते हैं हम, कंपनी रूल आ जाता है। अब कंपनी रूल पता होना चाहिए कब से कब तक है आपको। कंपनी रूल जो है 1773 से लेके 1858 तक है, ठीक है। अब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। वैरन हेस्टिंग जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते हैं। इसमें आपके कोड ऑफ डायरेक्टर बनाते हैं 24, एंड गवर्नर जनरल ऑफ इन काउंसिल बनाई जाती हैं। इसके बाद हमारा 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है जिसमें BOC और COD बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है 1793। इसमें क्या होता है, कॉर्न वैलीस आते हैं जो कि 1784 से 93 तक रहते हैं। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सिविल सर्विसेज के DM और SP की पोस्ट। और इसके बाद इन्होंने कुछ और भी मतलब इनिशिएटिव लिए थे जो कि इम्पोर्टेंट स्टेट भी इसी के लिए है, लेकिन बाकी एग्ज़ाम के लिए नहीं है। एक बार 1798 से लेके 1805 में सब्सिडरी लाइन्स होती है। अब ये सब्सिडरी लाइन्स जो है लॉर्ड वेल्सले लाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आर्थर वेल्सले नहीं लाते हैं, लॉर्ड वेल्सले लाते हैं। सबसे पहले उन्होंने किसको अलाइंस किया, सब्सिडरी लाइन्स में क्या किया, हैदराबाद को लिया उन्होंने, फिर मैसूर को, फिर त्रावणकोर को। HTM याद करना, HMT याद करना, हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर। तो ये तीनों को सब्सिडरी लाइन के साथ जोड़ दिया उन्होंने। इसके बाद 1813 में एक एक्ट आता है जिसको बोलते हैं चार्टर एक्ट। इसमें चार्टर एक्ट में क्या होता है कि जो मोनोपोली होती है ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसको एंड किया जाता है विद एक्सेप्शन जो थी कि आप ट्रेड कर सकते हो टी और चाइना के साथ ट्रेड कर सकते हो, बाकी इनकी खत्म कर दी। 1 लाख जो है इस एक्ट में एजुकेशन दिया गया, क्योंकि कंपनी रूल है तो कंपनी रूल में कंपनी जो कर रही है इंडियन को कि 1 लाख पैसा जो है एजुकेशन के लिए खर्च होना चाहिए। इसके बाद आपका 1833 में चार्टर एक्ट आता है। इसने क्या किया कि जो चार्टर एक्ट आया इसने अबॉलिश कर दी मोनोपोली किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है। और इसी के बाद में 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। इससे पहले जितने भी थे वो उनको बोलते गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मेन जो पोजीशन थी ब्रिटिश की ऑक्यूपेशन वो तुम्हारी बंगाल से स्टार्ट हुई है, तो ये एरिया आपका इंपॉर्टेंट है इंडिया का। तो 1833 में मैकले लॉ मेंबर बन जाता है और मैनट्स ऑन एजुकेशन दी जाती है 1835 में, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इंग्लिश एजुकेशन किसने इंट्रोड्यूस की, तो वो विलियम बेंटिक जो थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उसके टाइम में की। और एक सती प्रथा थी, सती सिस्टम, ठीक है, उसको भी अबॉलिश किया था उन्होंने ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द राजा राममोहन राय। ओके, 1853 में क्या हुआ, रेलवे जो है, रेलवे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस इन इंडिया, रेलवे एंड
पोस्ट ऑफिस, जो कि लाडोलिजी आप शिमला जाते हो हिमाचल प्रदेश में तो डलहौजी एक जगह है, तो ये इन्हीं के नाम पे है लाडोलिजी, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उस टाइम में। इसके बाद 1848 से लेकर 56 तक इन्होंने जो एनेक्सेशन पॉलिसी है इन्होंने लॉर्ड डलहौजी ने की है। ये पता होना चाहिए कि हु हैज़ ब्रिंग द एनेक्सेशन पॉलिसी इन इंडिया। तो एनेक्सेशन पॉलिसी जो थी वो इंडिया में किसने लाई थी, वो था लॉर्ड डलहौजी। इनका जो पीरियड था 1848 से लेकर 1856 तक था। इसमें आपका एनेक्सेशन पॉलिसी में दो पॉलिसी थी, एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और एक था थ्रू वार। तो पंजाब को उन्होंने ले लिया था लड़ाई करके, वार करके, और बाकी जो था जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से लिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया जैसे फॉर एग्जांपल एक किंगडम है, किंगडम में एक नवाब है, नवाब के अगर अपना जो बेटा या बेटी होगी तो वही आगे राज कर सकते हैं, जिनका अपना असली बेटा बेटी नहीं है तो राज नहीं कर सकते हैं, नेक्स्ट नवाब नहीं बन सकते। तो ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसमें उन्होंने बहुत सारी स्टेट को उन्होंने लिया अपने अंडर। तो आपने याद रखना है एक फार्मूला कि लॉर्ड डलहौजी के टाइम में एनेक्सेशन किस किस स्टेट की उन्होंने की, SSBUNJA एक फार्मूला है जिसमें याद होगा सतारा, संबलपुर, ठीक है, भगत, उदयपुर, नागपुर और अवध को मिस्र रूल के साथ उन्होंने क्या कर दिया, अवध को 1856 में उन्होंने अवध को एनेक्स कर दिया था। इसके बाद आता है 1856 में एक और उन्होंने जो अच्छा काम किया वो था विडो रीमैरिज एक्ट। उन्होंने क्या कर दिया, विडो रीमैरिज एक्ट इन्होंने क्या कर दिया, लाया। इसके बाद आपका जो आता है अब ये जो अभी आपने पढ़ा कि लॉर्ड डलहौजी की जो पॉलिसी थी एनेक्सेशन पॉलिसी, तो उन्होंने जो थी बहुत प्रॉब्लम कर दी इंडिया के लिए। तो इसी के दौरान में आपने सुना होगा मंगल पांडे थे जो ब्रिटिश के अगेंस्ट उठ के गोली उठाई उन्होंने, और बहुत सारी स्टोरी हैं इसके पीछे। तो अब आ गया 1856 का रिवॉल्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी, बट आपका जो एग्ज़ाम है इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है कि 1856 जो है इसके बाद जो है आपका जो कंपनी रूल है टोटली एंड हो जाता है। इसके बाद क्राउन रूल स्टार्ट होता है। क्राउन रूल कहने का मतलब ये है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो मोनार्की है उधर, उनके जो प्राइम मिनिस्टर और बाकी जो है वो डायरेक्ट रूल करेंगे इंडिया पे। अभी तक क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी। तो अब जो है आपका क्राउन रूल स्टार्ट हो जाता है। अब क्राउन रूल में क्या होता है कि जो लॉर्ड डलहौजी ने पॉलिसी लाई थी एनेक्सेशन पॉलिसी, उससे इंडिया थोड़े भड़क गए थे, इंडियन जो थे भड़क गए थे। बोले ये सोच रहा है क्या कर रहे हैं, हम इंडियन हो गए, हमें दबा रहे हैं, समझ गए ना। तो इंडियन वाले उठे, तो उसी के चक्कर में उन्होंने ब्रिटिश ने नया जो रिवॉल्ट हुआ, रिवॉल्ट 1857 जो हुआ 1857, इसको बोलते हैं फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके आपको काजेज और कॉन्सिक्वेंस पढ़ने हैं, ठीक है, क्या क्या कारण थे और क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंस हुआ, आउटपुट किया भी इनकी, ठीक। इसके बाद डायरेक्ट जैसे रिवॉल्ट होता है, तो रिवॉल्ट के बाद इस आपने 1857 जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, इसमें आपने देखना है कि दिल्ली में कौन था, और जैसे इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट था झांसी की रानी, ठीक है, लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। तो उनका बहुत रोल है और बाकी भी बहुत सारे जो थे उनका रोल है, बट उनका पढ़ना आपने इम्पोर्टेंट है। 1858 में क्या होता है कि क्वीन प्रोक्लेमेशन आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। इसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक्ट आया था उसको एंड कर दिया और क्राउन रूल जो है यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात और क्या हुई, आज के बाद इसके बाद 1858 के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं बोलेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जगह हम बोलेंगे वाइसराय। तो इसके बाद जितना भी इंडिपेंडेंस तक जितने भी उनकी ब्रिटिश के इधर रहेंगे उनको हम वाइसराय बोलेंगे, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं बोलेंगे, ठीक है। इस टाइम में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग,
लॉर्ड कैनिंग। तो ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्री इंडिपेंडेंस, और वाइसराय भी यही थे। ठीक है, इसके बाद 1861 का एक्ट पढ़ना है, उसके प्रोविज़न पढ़ लेना। 1876 और 80 का टाइम जो पीरियड है, लॉर्ड लिटन आते हैं, ये वाइसराय रहते हैं इंडिया के, और इन्होंने क्या क्या किए जो इम्पोर्टेंट दुर्घटना इवेंट जो हैं इनके टाइम में क्या हुआ। एक तो रॉयल्स टाइटल एक्ट लाया उन्होंने, रॉयल्स टाइटल एक्ट लाया, फिर अपना आर्म्स एक्ट लाया, फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया, सिविल सर्विसेज एज को कम कर दिया। अब ये चार चीज़ें जो आई हैं, रॉयल्स टाइटल एक्ट, आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, सिविल सर्विसेज एज, क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है ये किसके टाइम में आया। तो आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड लिटन के टाइम में आया। तो आप इसका पीरियड पता होना चाहिए 1876 से लेकर 80 तक है। तो रॉयल टाइटल आया। रॉयल टाइटल एक्ट क्या था, एक्चुअली में टाइटल दिया जा रहा था वहाँ की जो ब्रिटिश की रानी थी उनको। लॉर्ड लिटन जो थे इंडिया में वाइसराय थे, और उनको बुलाया गया और उनको टाइटल दे दिया केसर हिंद का। किनको? क्वीन विक्टोरिया को। क्वीन विक्टोरिया को जो है आपका टाइटल दिया गया केसर हिंद। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुई इंडियन को कि बहुत ही सारा पैसा जो है दिल्ली दरबार बनाया गया। दिल्ली दरबार में आपको बहुत सारा पैसा खर्चना पड़ा, और इंडिया के जो उसी टाइम में फेमिन था इंडिया में, तो लोग भूख की वजह से मर रहे थे। उन्होंने पैसा जो है वो एक रानी को केसरी हिंद टाइटल देने के लिए दे दिया, तो इंडियन जो थे बढ़ गए। आर्म्स एक्ट आया। आर्म्स एक्ट मतलब ये हुआ कि आपके जो इंडियन है ये अपने आर्म्स नहीं रखेंगे, हथियार नहीं रखेंगे अपने पास, लेकिन यूरोपियन जो थे वो अपने हथियार रख सकते हैं। तो आर्म्स अगर अपने रखना है तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट से। देन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। मतलब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हुआ कि जो प्रेस है, मीडिया है, वो लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर पब्लिश करती थी, तो उनको उन्होंने रोकथाम कर दी। ठीक है, फिर आ गया सिविल सर्विसेज एज। तो सिविल सर्विसेज एज जो थी ये यूपीएससी आज की डेट में जो है, तो इसकी जो एज थी 21 से 19 कर दी, तो एज को कम कर दिया। तो ये भी एक प्रॉब्लम होगी। ये चार चीज़ें आपने याद रखी लॉर्ड लिटन के टाइम में आएगी। इसके बाद आपका 1880 और 84 के बाद आता है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है आपका 1880 से 84 तक लॉर्ड रिपन आते हैं। लॉर्ड रिपन की जो क्या क्या उन्होंने लाया, एक तो फैक्ट्रीज एक्ट लाया 1881 में, और रिपील वर्नाकुलर एक्ट और इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी इसी के टाइम में हुई है। तो इसमें लॉर्ड रिपन ने जो आज की डेट में हम बोलते हैं ना पंचायत, तो ये आइडिया भी इन्हीं का था। ठीक है, तो याद रखना कि आइडिया जो है पंचायती राज का, ये आइडिया इनका ही था ब्रिटिश के टाइम में, लॉर्ड रिपन का टाइम। यहीं से गांधी जी ने लिया, और गांधी जी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 40 में भी है। और आज की डेट में आपको पता है कि 73rd 74th अमेंडमेंट के बाद आज की डेट में जो है पंचायती राज में पंचायत बनी है, सब कुछ हुआ है। तो ये आइडिया यहीं से है। उसके बाद गांधी जी, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 DPS में डाला है। उसके बाद आज की डेट में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 73rd अमेंडमेंट लाई, और उसमें पंचायती राज जो है इंस्टीट्यूशन बनाया। चलो ये तो अलग बात है। लॉर्ड लिपन के टाइम में क्या हुआ, फैक्ट्री एक्ट जो है 1881 में आया कि फैक्ट्री में जो बच्चे हैं 7 साल से नीचे नहीं लगेंगे। उसके बाद रिपील वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो इन्होंने लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, वो रिपील किसने किया, ख़त्म किसने किया, लॉर्ड रिपन ने। इसके बाद इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी इसको देख लेना, थोड़ा प्रोविज़न पढ़ लेना इसका कि इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। क्वेश्चन सिर्फ यही है कि MCQ के लिए इंपॉर्टेंट कि लॉर्ड लिटन के टाइम में क्या है, ये चीज़ें हैं लॉर्ड लिटन के टाइम में। लॉर्ड रिपन के टाइम में क्या है, एक फैक्ट्री होता है, रिपील वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी है। नेक्स्ट सबसे बड़ी जो है मेन जो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद, ये है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में स्ट्रगल मूवमेंट जो आती है क्वेश्चन। स्ट्रगल मूवमेंट में क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कांग्रेस हुआ है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस जो है 1885 में हुआ है। तो 1885 जो है इस टाइम में तुम्हारे वाइसराय कौन थे, वो था लॉर्ड डफरिन। कौन थे, डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो है वो वाइसराय थे। कब, जब फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कांग्रेस हुई। तो डफरिन कब से कब तक रही है, डफरिन का पीरियड 1884 से 88 तक। तो आपको पता होना चाहिए इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, इनको हम स्टडी करते हैं जो 2 पीरियड में करते हैं। एक तो मॉडरेट बोलते हैं, एक हो गया एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट जो है 1885 से लेके 1905 तक
और 1905 से लेके अराउंड 1915, क्योंकि गांधी जी की एंट्री हो जाएगी 1915, अभी तक गांधी जी का कुछ नहीं है 1915 तक। तो इस दौरान में जितने भी लीडर होंगे वो मॉडरेट लीडर होंगे, और इस दौरान में जितने भी लीडर होंगे वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर होंगे। मॉडरेट मतलब नरम दिल और एक्सट्रीमिस्ट हो गया आपके खराब दिल वाले और गर्म दल जिसको बोलेंगे, नरम दल और गर्म दल, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। और 88 से लेकर 1905 में कौन आते हैं? लॉर्ड कर्जन आते हैं वाइसराय इंडिया के। अब इन्होंने किया क्या? लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड कर्जन ने क्या कर दिया? पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दी। अब वही बंगाल जो ये इधर था, ठीक है, इसकी पार्टीशन कर दी। अब इसमें क्या किया उन्होंने? ये वाला एरिया जो कि आज की डेट में आप देखते हैं ना, ये वाला बंगाल और ये वाला बंगाल, आज की डेट में आप देखते हैं ईस्ट, ये आपका वेस्ट बंगाल, ये आज की डेट में जो बांग्लादेश है, और ये असम का जो इलाका है, इनको डिवाइड कर दिया उन्होंने, ठीक है, ये वाला एरिया। तो बांग्लादेश को बाद में बना 1971 में पाकिस्तान बनने के बाद, बट ये पता होना चाहिए आपको कि एक्चुअल में इन्होंने किया क्या है। पार्टीशन ऑफ बंगाल का मतलब है इनकी डिवीज़न कर दी। दे सेड दैट इट इज़ अ एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न की वजह से, कि एडमिनिस्ट्रेटिव में उन्हें प्रॉब्लम आ रही, तो बंगाल को डिवाइड किया एक ही साइड और एक ही साइड, ठीक है। तो दो डिवीज़न आ गई पार्टीशन ऑफ बंगाल की। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल में क्या हुआ आपको पता होना चाहिए कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई, तो 1905 में, ये पता होना चाहिए। उसके बाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन उन्होंने इंट्रोड्यूस की। इसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में लाया, पुलिस कमीशन लाया, इरीगेशन कमीशन लाया। तो लॉर्ड कर्जन जो जाने जाते हैं वो पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए जाने जाते हैं। अब इन्होंने बंगाल को क्या कर दिया? पार्टीशन कर दी। अगर इन्होंने बंगाल को पार्टीशन कर दी तो इसके अगेंस्ट में इंडियन जो थे इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दी, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट 1905 में। स्वदेशी मूवमेंट मीन्स बाइकआउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल जो थी, इसको हम मानते नहीं हैं। ये आपने जो पार्टीशन की, लॉर्ड कर्जन को बोला कि इसको नहीं मानते हम, तो उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दी। इट इज़ जस्ट लाइक आत्मनिर्भर भारत आज की डेट में, कि सब कुछ अपना करेंगे, यूनिवर्सिटी अपनी बनाएंगे, एजुकेशन अपनी करेंगे,